एसोसिएशन ऑफ मेडिकल फैकल्टीज़ नागपुर की इंस्टॉलेशन सेरेमनी होटल सेंटर पॉइंट नागपुर में संपन्न हुई। नए अध्यक्ष डॉक्टर शंकर खोब्रागड़े ने पदभार संभाला। कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि महाराष्ट्र राज्य के ऊर्जा मंत्री व नागपुर के पालक मंत्री नितिन राउत थे। डॉक्टर गोपीनाथ शिनॉय और डॉक्टर चंद्रशेखर बेशराम इस कार्यक्रम में सम्मानीय अतिथि के रूप में उपस्थित थे। मैं डॉक्टर शंकर खोब्रागड़े, फिजिशियन, चिकित्सक, मधुमेह रोग और उदर रोग तज्ञ, और मैं आज हमारा पदग्रहण समारोह हुआ है एसोसिएशन ऑफ मेडिकल फैकल्टीज़ नागपुर, उसका मैं अभी अध्यक्ष हूँ 1 साल के लिए। संवाद हुआ, उसमें मैंने मॉलिक्यूल है एस्टाजेंथिन के ऊपर लेक्चर दिया। और एस्टाजेंथिन जो है ये कहाँ मिलता है, समुद्र के अंदर में एक वनस्पति होती है और वो वनस्पति का नाम है हेमेटोकॉकस प्लुवेलिस, और उसका पाउडर बना के उसके टैबलेट बनाते हैं। और टैबलेट बना के बाद हम लोग हार्ट डिसीज़ प्रिवेंशन, कैंसर प्रिवेंशन, उसके बाद में बोन्स और सुंदरता के लिए, जैसे आपका स्किन रिंकल्स आ रहे हैं उसके ऊपर में, तो रिंकल्स नहीं होने के लिए, या तो आपको कैंसर नहीं होगा, मधुमेह, कोलेस्ट्रॉल कम करना, तो एक ही मॉलिक्यूल में बहुत सारे फ़ायदे हैं। उसका नाम है एस्टाजेंथिन, उसको बोलते हैं सुपर एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट ऐसी चीज़ है कि शरीर के अंदर में जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो रेडिकल्स, फ्री रेडिकल, जैसे वातावरण दूषित हो गया तो उसके कारण हमारा जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है और ऑक्सीजन दूसरे आयरन के साथ में कंबाइंड हो जाता है। और उसके बाद जैसे अपना लोहा है, लोहे को यदि पानी और ये आयरन लगा तो क्या होता है, रस्ट हो जाता है, गल जाता है। या तो हम फ्रूट्स लाते हैं, फ्रिज में रखते हैं, उसका टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता है। तो वैसे शरीर के अंदर जो पेशियाँ हैं, कोशिकाएँ हैं, उसके अंदर में जो माइटोकॉन्ड्रिया या उसके सेल स्ट्रक्चर होते हैं वो ख़राब न होना चाहिए या आदमी को बीमारी नहीं होना चाहिए, उसके लिए एक मॉलिक्यूल है, उसका नाम है एस्टाजेंथिन। तो ये ब्रेन के लिए अच्छा होता है, हार्ट के लिए अच्छा होता है, डायबिटीज़ के लिए अच्छा होता है, और जॉइंट्स के लिए अच्छा होता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए अच्छा होता है। जो डिसीजेस है उसको जस्ट लाइक ए रेफ्रिजरेटर इनसाइड द बॉडी, ऐसा काम करता है वो। सर, ये कितने सालों से दवाइयाँ प्रिस्क्राइब? ये बहुत साल से इसके लिए नोबेल प्राइज़ मिल चुका है न्यूट्रिशन के ऊपर में। जर्मनी का एक साइंटिस्ट है, खून करके, अच्छा। तो उनको एक नोबेल प्राइज़ मिला है 1935 वगैरह। बहुत पुराना मॉलिक्यूल है, लेकिन अभी मैन्युफैक्चरिंग जो उसका कमर्शियल जो यूज़ है वो अभी हो रहा है, कमर्शियल यूज़ अभी हो रहा है उसका। मी डॉक्टर चंद्रशेखर मेश्राम, मेंदू रोग तज्ञ। आता 2-3 गोष्टी ज्या आहेत महत्त्वाच्या आहेत त्या म्हणजे सगळे जे डॉक्टर्स असतात, जे मेडिकल स्टुडंट असतात, तेव्हा हिप्रोक्रेटिक ओथ घेतात की आपलं जे प्रोफेशन आहे ते इथिकली आणि चांगलं कसं करता येईल, आणि प्रोफेशनमध्ये राहत असताना चांगली सर्व्हिस पेशंटकरता कशी देता येईल याचा नेहमी प्रयत्न असतो। तसंच असं लक्षात आलं की जे आम जनता आहे किंवा जनरल लोक आहेत ते डॉक्टरशी वागताना ज्या प्रकारे रिस्पॉन्सिबिलिटी वागायला पाहिजे तसे वागत नाही। तर जशी डॉक्टर लोक शपथ घेतात आपल्या प्रोफेशनबद्दल, तसंच कॉमन माणसानेसुद्धा डॉक्टरसोबत कसं बिहेव करायचं याच्याबद्दल विचार करून तशी शपथ घ्यायला पाहिजे, कारण ते लाँग टर्म बेसिसवर त्या जनरल लोकांच्या किंवा पेशंटच्या इंटरेस्टची गोष्ट आहे। दुसरा असा महत्त्वाचा मुद्दा आहे की काही वेळेला डॉक्टर लोक एखादं मेडिसिन प्रिस्क्राईब करतात आणि केमिस्टकडून ते चुकीचं मेडिसिन देण्यात येतं आणि त्याच्यामुळे पेशंटला त्रास होतो, अशी काही उदाहरणं बरेचशी आहेत। तर याबद्दलही विचार व्हायला पाहिजे। आणि तिसरा महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे की जे सध्याचं जे पॅन्डेमिक आपलं कोविडचं चालू आहे त्याच्यापेक्षाही मोठं पॅन्डेमिक अनेक वर्षापासून जगभर हे मेटाबॉलिक सिंड्रोमचं, ओबेसिटीचं, डायबिटीजचं पॅन्डेमिक आहे। आज जगात अमेरिकेमध्ये किंवा इंग्लंडमध्ये 80% पॉप्युलेशन या पॅन्डेमिकने सफर झालेली आहे। यंग पॉप्युलेशन बरीच सफर झालेली आहे। इंडियामध्येही आपण याचं प्रमाण बरंच पाहतो आणि भारताला आपण डायबिटीस या बिमारीचं वर्ल्ड कॅपिटल असं म्हणतो, आणि त्याचं मुख्य कारण की आपण जो जेवण करतो, आपला जो डाएट आहे हा चुकीचा डाएट आहे आणि त्याबद्दल लक्ष देणं फार आवश्यक आहे। कारण आपल्या जेवणामध्ये जे हाय कार्बोहायड्रेट डाएट आहे त्याचं प्रमाण कमी करणं फार आवश्यक आहे। आणि आपण जे फास्ट फूड आहे किंवा जे पॅकेज फूड आहे ते अवॉइड करायला पाहिजे, आणि ज्या गोष्टी आपल्या हेल्थकरता चांगल्या नाही त्या गोष्टीकडे लक्ष दिलं पाहिजे। आणि जे आपलं जे एन्शियंट विजडम होतं की फास्टिंग करायचं, कमी वेळा खायचं, आजकाल बाहेर देशात किंवा आपल्या भारतामध्येही लोक 5-5, 6-6 वेळा थोड्या वेळाने जेवण करतात।
पण आपण 2 किंवा 3 वेळा जेवण करायला पाहिजे आणि जितका वेळ जास्त वेळ फास्ट कराल तितका आपले जे डायबिटीस होण्याचे, ओबेसिटी होण्याचे, लठ्ठपणाचे, ब्लड प्रेशर होण्याचे आणि बाकी इतर बिमाऱ्या होण्याचे, पॅरालिसिस होण्याचे ही जी लक्षणं आहेत किंवा त्याची जी रिस्क आहे ती त्यामुळे कमी होऊ शकते. मैं एडवोकेट गोपीनाथ शर्मा हूँ और खासियत ऐसी है कि मैं बेसिकली गायनेकोलॉजिस्ट था. 41 ईयर्स गायनेक प्रैक्टिस करने के बाद मैं गायनेक छोड़ दिया, मेडिकल रजिस्ट्रेशन रिटर्न कर दिया. 1991 से मैं लॉ भी प्रैक्टिस करता हूँ. अभी 2016 में मैंने लॉ में रजिस्टर किया और आज मैं प्योर लॉ प्रैक्टिस करता हूँ. मैं मेडिसिन प्रैक्टिस नहीं करता हूँ. मैं बेसिकली डॉक्टर्स लोगों को और हॉस्पिटल्स को डिफेंड करता हूँ कोर्ट्स में, बेसिकली मेडिकल कंज्यूमर कोर्ट्स में और मेडिकल काउंसिल्स में. अभी इशू जो आज मैंने बात किया वो ये इशू था कि स्मॉल हॉस्पिटल्स कितने सर्वाइव होंगे अभी फ्यूचर में. स्मॉल हॉस्पिटल्स, ये इशू मैंने इसलिए लिया कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है और रिसेंटली जस्टिस चंद्रचूड़ का जजमेंट है, उसमें ऐसे उसने होल्ड किया, सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया है कि छोटे छोटे रेजिडेंशियल प्रीमाइसेस में जो नर्सिंग होम्स बनते हैं वो नर्सिंग होम्स पेशेंट के लिए सेफ़ नहीं है. पेशेंट सेफ्टी फैक्टर्स जो नॉर्मली होने चाहिए ऐसे नर्सिंग होम्स में नहीं है. सो ऐसे नर्सिंग होम्स को चलाना ठीक नहीं है. उसका मतलब ये ऐसे नर्सिंग होम्स को बंद करना एडवाइजेबल रहेगा पेशेंट के वेलफेयर के लिए. अगर बड़ा हॉस्पिटल है और उसमें सब सेफ्टी मेजर्स है पेशेंट के लिए, ऐसे बड़े हॉस्पिटल चलने में कोई इतराज़ नहीं है. मगर छोटे हॉस्पिटल जहाँ पेशेंट सेफ्टी मेजर्स नहीं है उसको बंद करना चाहिए. दैट इज़ अ मीनिंग, ये जजमेंट का मीनिंग हुआ. अभी इसका रिपरकशंस क्या होने वाला है? इसका रिपरकशंस ऐसे होने वाला है कि और अभी छोटे छोटे जो नर्सिंग होम्स हैं वो नर्सिंग होम्स को अभी उनका रिन्यूअल में तकलीफ आने वाली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है छोटे नर्सिंग होम्स चलाना गलत बात रहेगा, क्योंकि उसमें जो भी फैसिलिटीज़ चाहिए पेशेंट सेफ्टी के लिए ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं कर सकते. अभी प्रॉब्लम क्या होने वाला है, ये सब छोटे नर्सिंग होम्स अभी जल्दी बंद होने वाले हैं, क्योंकि कॉरपोरेशन में भी इसको लाइसेंस जो है फॉर्म सी के द्वारा जो दिया जाता है वो हम लोग रिन्यू नहीं कर सकते. तो ये समय अभी छोटे नर्सिंग होम्स में एडवांटेज ऐसा रहता है कि उनके चार्जेस बहुत कम रहते हैं. अभी 5 स्टार हॉस्पिटल में आप गए और चार्जेस देखे और वही चीज़ के लिए आप छोटा नर्सिंग होम में देखेंगे तो चार्जेस छोटे नर्सिंग होम का बहुत कम रहता है. छोटे नर्सिंग होम्स में एक पर्सनलाइज टच रहता है जो 5 स्टार हॉस्पिटल्स में कम होता है, उधर भी मगर कम प्रमाण में होता है. छोटे नर्सिंग होम में बहुत प्रमाण में होता है, पर्सनल टच होता है. मगर छोटे नर्सिंग होम का डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ऐसा है कि समझो अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस हुआ तो वो कॉम्प्लिकेशंस के लिए पेशेंट को तो बाद में शिफ्ट करना ही पड़ेगा ना. और शिफ्ट कहाँ करेंगे आप? टर्शियरी केयर सेंटर में करेंगे, 5 स्टार हॉस्पिटल्स में ही करेंगे, क्योंकि वहाँ सब कुछ अवेलेबल रहता है अंडर वन रूफ. छोटे नर्सिंग होम्स में सब कुछ अवेलेबल अंडर वन रूफ नहीं हो सकता है, तो आपको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा. तो हॉस्पिटल्स बंद हो जाएगा तो ये सारा का सारा प्रैक्टिस 5 स्टार हॉस्पिटल्स में जाने वाला है, छोटे हॉस्पिटल्स बंद हो जाने वाले हैं. अभी आज 5 स्टार हॉस्पिटल्स की हैसियत क्या है, माने उनका प्रॉब्लम क्या है? एक माने एवरी प्रॉब्लम नहीं बोलेगा, उसका एडवांटेजेस क्या है? एक माने अंडर वन रूफ सब फैसिलिटीज़ मिल जाती है आपको. ये रेफरेंस वो रेफरेंस किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं, इन हाउस होता है, सब लोग आके देख सकते हैं. सेकेंड इज फैसिलिटीज़, उनका जो अपीयरेंस है वगैरह वगैरह बहुत अच्छा रहता है, अच्छा लगता है. तीसरा माने खाली डिसएडवांटेज ये है कि चार्जेस ज़्यादा रहते हैं, मगर वो भी आज डिसएडवांटेज नहीं हो सकता है, क्योंकि क्या है सब लोगों का इंश्योरेंस होता है, इंश्योरेंस कंपनीज पेमेंट करते हैं. तो वास्तविक पेशेंट को अपनी जेब में से तो कुछ भरना नहीं पड़ता है, क्योंकि कैशलेस सर्विसेज अवेलेबल होते हैं. उसके लिए मैं हमेशा एक बार मुझे एक सवाल किया था, सर आपका अगर अपेंडिक्स निकालना है तो आप कहाँ प्रेफर करेंगे, छोटे नर्सिंग होम में वेयर चार्जेस कम है और वेयर पर्सनलाइज टच है, या आप 5 स्टार जाएंगे? मैंने उनको बोला मैं 5 स्टार डायरेक्टली जाऊँगा, क्योंकि अगर समझो छोटे नर्सिंग होम मैंने किया और समझो कुछ कॉम्प्लिकेशंस निकला, कुछ प्रॉब्लम निकला और बाद में वहाँ से मुझे समझो 5 स्टार में ट्रांसफ़र करना है, उसके वजह मैं डायरेक्टली 5 स्टार में जाता हूँ और वहाँ करवा के लेता हूँ. पैसे तो मैं देने वाला नहीं हूँ, मेरा इंश्योरेंस कंपनी भरने वाला है, तो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है. सर इसमें मैं आपको बोलूँगा कि बड़े जो हॉस्पिटल्स रहते हैं दे आर डूइंग बिजनेस, और जो छोटे जो जनरली हॉस्पिटल्स है द डॉक्टर्स आर देमसेल्फ ट्रीटिंग एंड दैट इज अ प्रोफेशन एंड प्रोफेशन इज फॉर द सर्विस ऑफ द सोसाइटी एंड बिजनेस इज ओनली फॉर द प्रॉफिट मेकिंग. तो इस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? आप जो बोलते हैं सही है, बिग हॉस्पिटल्स आर रन विद एन आइडिया ऑफ मेकिंग प्रॉफिट्स, नहीं तो क्या होता है वो चलेगा ही नहीं तो. और अगर समझो बिग हॉस्पिटल्स अगर प्रॉफिट नहीं कर सकते तो उन लोग बंद कर देंगे, बिकॉज बिजनेस मैन आर वेरी क्लियर.
इधर बैलेंस शीट अगर रेड में होएगा तो 1 2 3 साल देखते हैं उन लोग, 3 साल में अगर सब इम्प्रूव नहीं हुआ तो उन लोग बंद कर देते हैं। स्मॉल नर्सिंग होम्स में ओवरहेड्स बहुत कम रहता है, खर्चा बहुत कम रहता है, उसके लिए उन लोग कम खर्चे में ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो इट इज़ ट्रू, बिग हॉस्पिटल्स आर रन एज अ बिजनेस एंटिटी, स्मॉल हॉस्पिटल्स आर रन एज अ प्रोफेशनल वेंचर वेयर द चार्जेस आर मच लेस एंड तो बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी का है, और कॉम्प्लिकेशंस ऐसे कितने केसेस में आता है कि बड़े हॉस्पिटल में जाना पड़े? मैंने क्या बोला आपको, बिजनेस अगर आप परस्यू करते होंगे तो बेनिफिट ऑफ सोसाइटी सेकंड प्रायोरिटी रहती है, फर्स्ट प्रायोरिटी इज गोइंग टू बी। नहीं, ये जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है इसमें सोसाइटी का बेनिफिट होगा नहीं कि नहीं होगा? मेरे हिसाब से अगर छोटे हॉस्पिटल्स ने सब नॉर्म्स फॉलो किए, देखो अगर छोटे हॉस्पिटल्स ने सब नॉर्म फॉलो किए, फायर किया, फायर एस्केप किया, फायर एग्जिट्स किया, समझो जो भी डेवलपमेंट कंट्रोल रूल्स है वो रूल्स सब फॉलो किए, हाँ, सेपरेट एंट्रेंसेस किए, अगर छोटे नर्सिंग होम्स ने अगर वो सब फॉलो किया तो दे कैन सर्वाइव, उनको कोई लाइसेंस ना नहीं बोलेंगे। ये पर्टिकुलर जजमेंट में क्या हुआ था, पेशेंट जल गए थे, पेशेंट जल गए थे, एक्सपायर हो गए थे, और उधर फायर फाइटिंग स्प्रिंकलर सिस्टम वाला कुछ नहीं था। इस आधार पर ये नहीं, तो वो बड़े हॉस्पिटल्स में जल गए थे और वहाँ नहीं था सिस्टम, वहाँ भी सिस्टम नहीं था। वो एमरी हॉस्पिटल का जो केस मैंने बोला था, वहाँ भी नहीं था। तो बाद में that was the opener, eye opener. Normally there is a first case that opens your eyes. एमरी हॉस्पिटल कैलकाटा का केस में भी ऐसे ही हुआ था, पेशेंट चल गए। तो इसके लिए क्या आपकी एसोसिएशन कुछ रिव्यू पिटीशन या ऐसा कुछ नहीं, रिव्यू पिटीशन नहीं, जो या गवर्नमेंट से बात करेंगे कि उसके ऊपर कुछ लॉ बनाए? जो सुप्रीम कोर्ट बोला है वो सही है। अच्छा। क्योंकि पेशेंट की जान सबसे ज्यादा महत्व की है। अगर समझो वो एक्सपायर हो रहा है पेशेंट में, समझो मेरी माँ होती या मेरे पिताजी होते या मेरा भाई होता तो मैं कभी माफ नहीं करता था। वही लॉ बिकम्स एप्लीकेबल टू एवरीबॉडी। तो डिसीजन इज परफेक्ट, आई एम स्टिल सेइंग, बट देन मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स क्या होता है, आर नॉट फॉलोइंग द डायरेक्शंस गिवन बाय द अथॉरिटीज। ओके, थैंक यू।